नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। संभल में पाप मोचन तीर्थ के रास्ते में पड़ने वाले अवैध कब्जे को आज ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही होलिका स्थल पर भी बने अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए। यहां कब्जा करने वालों को प्रशासन पहले भी नोटिस दे चुका था, लेकिन इसके बाद भी कब्जाधारी इसे खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन हुआ। आज दिन भर मुस्लिम इलाकों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें, सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला तिवारी सराय में मुन्नी माता मंदिर, पाप मोचन तीर्थ और गजेंद्र बाबा की समाधि पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अवैध कब्जे की शिकायत उन्हें मिली थी, जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद आज सदर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा मौके पर पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया। आरोप है कि एहसान कुरैशी नाम के शख्स ने यहां पर अतिक्रमण करते हुए अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन की टीम ने धार्मिक स्थल को जाने वाले मार्ग को कब्जा मुक्त करा दिया। बुलडोजर एक्शन से कट्टरपंथी जो हैं वो अब डर से थर-थर कांप रहे हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दर्द हो रहा है वो मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं के पेट में। देखिए, दर्द किसे होता है? दर्द वही उसे ही ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा नाजायज काम कर रहा है। अगर प्रशासन अपना काम करे या फिर पुलिस अधिकारी अपना काम करे या फिर पुलिस प्रशासन बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन स्टेबल करने की कोशिश करे, तो उससे परेशानी किसे होगी? माफियाओं को। अगर हर जगह हिंदुस्तान में हर 500 मीटर पर एक पुलिस पिकेट बना दिया जाए, हर जगह पेट्रोलिंग किया जाए, बाइक पेट्रोलिंग शुरू हो जाए, कार पेट्रोलिंग शुरू हो जाए, पुलिस वाले हर जगह तैनात रहे, तो परेशानी किसे होगी? वो माफिया जो रैंसम वसूलते हैं, जो लेवी वसूलते हैं, जो टैक्स कहते हैं, रंगदारी टैक्स एक हुआ करता था, माफिया टैक्स हुआ करता था, जो अखिलेश यादव की सरकारों में ज्यादा ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो माफिया पनप जाते थे, उन लोगों ने हफ्ता वसूली, जैसे मुंबई में हुआ करता है वैसे हफ्ता वसूली किया करते थे। तो समस्या उन लोगों को होगी। संभल में क्या हुआ? संभल में पुलिस चौकी बन रही है, तो ये मुसलमान सीधे तौर पर कह रहे हैं नहीं नहीं, ये पुलिस चौकी नहीं बननी चाहिए। इनके लीडर सबसे बड़े ये असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं पुलिस पिकेट यहां नहीं बननी चाहिए। भाई, तुम बदनाम कर रहे हो। अब बिश्नोई गैंग का अनमोल बिश्नोई कहे कि पुलिस चारों तरफ से घेर रही है राजस्थान में, मुंबई में, तो ये गलत काम है, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो किसे बदनाम कर रहे हो? क्योंकि तुम सरदार किसके हो? एक गैंग के। तो उसी तरीके से ये तो मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को सोचना चाहिए और उसे सड़क पर आकर कहना चाहिए कि ओवैसी क्या बोल रहा है, हम लोगों को परेशानी नहीं है, पुलिस पिकेट बनेगा, सबकी सुरक्षा करेगा। बिल्कुल। पुलिस वाले ये देखेंगे कि कोई गलत ना करे। क्योंकि अगर संभल में देखा जाए तो पूरे संभल में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ दें तो शहर में ही मुस्लिम पॉपुलेशन 1.5 से 2 लाख के बीच तो होगी। बिल्कुल। तो क्या 1.5-2 लाख लोग संभल के मस्जिद पर दंगा करने के लिए आए थे? वहां तो 2 से 3 हजार लोग थे। तो 2 से 3 हजार लोगों ने जो दंगा फसाद किया, उसकी सजा आज 2 लाख से ज्यादा लोग भुगत रहे हैं। कुछ लोगों की गलती की सजा, कुछ लोगों की गलती थी। तो इसलिए ओवैसी को ये लोगों को पकड़ना चाहिए कि दाढ़ी टोपी लगा के तुम ये बार बार जो कहते हो कि वहां पुलिस व्यवस्था ठीक हो रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो तुम तो यही बता रहे हो कि अतिक्रमण करने वाले मुसलमान हैं। अगर कहा जा रहा है पत्थरबाजों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, यानी कि सारे पत्थरबाज मुसलमान हैं। अगर कोई कहता है कि भाई राष्ट्र के विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, और तुम उसको सपोर्ट करते हो, नहीं नहीं ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये साबित कर रहे हो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले मुसलमान हैं। तो अभी जो स्थिति हुई संभल में, जो बुलडोजर चले हैं अतिक्रमण के खिलाफ, गैर कानूनी तरीके से कब्जा के खिलाफ, यानी कि पूरे जो रास्ता है, कॉरिडोर है, उन जगहों पर आपने पहले से कब्जा कर रखा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये लोग जाते हैं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कहा कि देखिए जो मस्जिद के अंदर कुआं है, उस परिसर के अंदर उस कुएं को फिर से उभारा जा रहा है,
और प्रशासन गलत कर रही है, उसकी खुदाई करवा रही है और हमसे छीनने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने झट से कह दिया नहीं, यथास्थिति रहेगी। यथास्थिति मतलब जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन कब जैसे थी? 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले कब थी, या अभी जैसी है वैसी रहेगी? ये सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे तो ले आए कि नहीं यथास्थिति रहेगी। तो क्या अतिक्रमण मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर एक्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। ये जश्न मना रहे थे, नहीं अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, पूरे देश के अंदर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर कोई कब्जा करके बैठा है, उसका घर है, तो आप उसे नोटिस दीजिए, 15 दिन पहले का नोटिस दीजिए, उसको बताइए। तो सरकार तो पहले से बता रही थी, ये दिशा निर्देश तैयार क्या किया गया। तो अब इस मामले में कहां जाओगे? आपको प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके रहना है। लेकिन प्रशासन पे ही यहाँ पर जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब तक पुलिस की मौजूदगी संभल में रहेगी या प्रशासन मौजूद रहेगा, इस तरह की कार्रवाइयां करेगा, तो संभल में कभी अमन नहीं आ सकता। अमन के दुश्मन है ये लोग। ये बर्क अपने आप को क्या समझता है? ये जियाउर रहमान बर्क जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो किसकी भाषा है? ये कौन बोलता है? दंगाई। जैसे कि ये भाषा कश्मीर से उठ के आई। कश्मीर की सियासत को देखिए, कश्मीर में जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जो अलगाववादी, जो कश्मीर को कहता आजाद कर दो ताकि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उसकी भाषा यही थी कि जब तक कश्मीर के अंदर ये आर्मी वाले रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, तब तक कश्मीर में अमन नहीं हो सकता। मतलब आर्मी को यहां से भगाओ, पैरामिलिट्री को भगाओ, ताकि क्या क्या कर सके वही जो पूरे घाटी के क्षेत्रों से हिंदुओं को भगा दिया। कश्मीरी हिंदुओं को घाटी के क्षेत्र से बाहर कर दिया। आज ये लोग डिस्प्लेस्ड होके कहां कहां शरणार्थी बन के बैठे हुए हैं। कभी आवाज उठी इस बात को लेकर? कभी उन सेपरेटिस्ट लीडर ने या फिर वहां के जो सीएम बना, जितना भी, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, इन लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई? तो अगर उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे तो तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो जो अलगाववादी है, जो आतंकवादियों का समर्थन चाहता है। मतलब आर्मी को हटा दो, पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटा दो, उसको कब्जा किसका हो जाएगा? आतंकवादियों का। क्योंकि लोकल पुलिस वहां पर सीएम के पीछे पीछे चलेगी, उसके ऑर्डर मानेगी, और इसलिए पुलिस हमारे कब्जे में, तो आतंकवादियों को संरक्षण मिलेगा। अब जियाउर रहमान बर्क यही भाषा बोल रहा है कि पुलिस यहां पर रहेगी तो अमन शांति नहीं रहेगी। भाई पूरी दुनिया मानती है इस बात को कि पुलिस का काम ही अमन शांति बहाल करना है, और तुम कह रहे हो पुलिस को पहले भगाओ, यानी कि पुलिस को पहले भगा दो, उसके बाद इनके जो पत्थरबाज गैंग हैं वो सामने आए और फिर एक बड़ा दंगा फसाद हो। ये चाहता यही है, क्योंकि ये बर्क खानदान की रोजी रोटी चली कैसे है। चाहे 70 के दशक में हुए दंगे हो, उसके बाद इन लोगों ने कहा देखो यहां के सारे मुसलमान खतरे में हैं जी, अब खतरे में है तो उसके बाद वो डरा हुआ रहेगा और फिर कहेगा खतरे में क्यों है, किसकी वजह से है? ये संघ और भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, तो किसको वोट दो? उसमें से एक पार्टी को चुनो। एक पार्टी कौन है? चाहे मायावती को या अखिलेश यादव को, यानी कि सपा को या बसपा को। अब हम सपा में हैं तो सपा को चुनो, क्योंकि सपा वाले जो हैं वो वहां के यादव, वहां के ओबीसी के साथ खड़े हैं, उसके साथ वो जाएगा तो उसकी जीत की संभावना ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इनकी दुकान वहीं से चलती आई, खानदानी सांसद। और ये ऐसे खानदानी सांसद जो कि जिनके खानदान में चोर लुटेरे पैदा हुए, जो इतना भी शर्म नहीं है जिसको कि कम से कम बिजली बिल तो दे दिया करो। ये मतलब ये छोटी टुच्ची सी हरकत करने से भी बाज नहीं आता, और आज कह रहा है कि नहीं वहां पर पुलिस की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब पुलिस की उपस्थिति से डरता कौन है? वही डरता है जो गलत काम करता है। कहीं भी किसी भी जगह पर एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि अगर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ती है तो डर लगता है किसे? जो वहां पर चोरी करता है, जो पॉकेटमारी करता है, जो दंगा फसाद कर सकता है, जो छीन लूट कर सकता है, उन्हीं लोगों को डर लगता है। अब इन लोगों को पुलिस से क्यों डर लग रहा है?
इसलिए कि पुलिस जब तक वहां पर तैनात है हम गलत नहीं कर सकते। ये मस्जिद में जाएंगे जुमे की नमाज पढ़ने के लिए और वहां एक मौलाना तकरीर देने के लिए बैठेगा और जुमे की नमाज के बाद वो तकरीर के नाम पर जहर इसके दिमाग में भरेगा। ये जहरीला कारोबार है। जिस तरीके से जुमे की नमाज में इकट्ठा किया जाता है इसलिए कि वो मौलाना एक तकरीर दे, और तकरीर पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि अपने धर्म के प्रति समर्पण के भाव के लिए बात करो, अपने मजहब की बात करो। ये नहीं कहेंगे, ये जबरदस्ती बाहर में कहेंगे कि जिहाद का मतलब क्या होता है, अपने अंदर की बुराई खत्म करना। लेकिन वहां पर जिहाद क्या कहेंगे, जिहाद का मतलब होता है अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने मजहब के लिए कुछ भी कर गुजरना। ये काफिरों का देश है। तुम्हें कहां देखना है भाई? तुम्हें इसी जगह पर रहना है तो यहां की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी, यहां की व्यवस्थाओं के अनुसार चलनी पड़ेगी, यहां के संस्कृति के अनुसार चलनी पड़ेगी, यहां की परंपराओं के अनुसार चलनी पड़ेगी। यह सामान्य बुद्धि की बात है। एक अमेरिका का कपल या ब्रिटिश कपल, ब्रिटेन का या यूरोपीय देशों का कोई कपल आए हिंदुस्तान में घूमने के लिए आता है और वो वही दिमाग लेकर चले कि देखो भाई, हम तो वहां पर पार्क के पास, सड़क पर, मेट्रो में जिस अवस्था में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में आए और दिल्ली में घूमें और मेट्रो के अंदर हम वैसे ही करें जैसे कि हम लंदन में मेट्रो के अंदर करते हैं, तो क्या यहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये संभव सीधे नहीं। तौर पर कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश। जिस तरह की कल्चर है, जैसी संस्कृति है, जैसी परंपराएं हैं, आपको वैसा पालन करना पड़ेगा, तभी आप उस समाज के साथ एडजस्ट कर सकोगे। यहां की समस्या यही है। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन लोगों ने यह सोचा ही नहीं कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहां की सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, वहां कैसे रहते हैं लोग, वहां के लोग जो प्राचीनतम तरीके से जिसकी इज्जत कर रहे हैं, जिसको अपना देवी देवता मान रहे हैं, जिसके लिए वो समर्पित अपने आप को कर रहे हैं, जिसको पूजनीय मान रहे हैं, हमें भी उसके प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या ये सोचोगे कि सऊदी अरब में जो किया जा रहा है हम यहां करेंगे? पॉसिबल नहीं है वो किसी। तो ये अगर ये धारणा आ जाए तो इनके अंदर भी गौ माता के लिए सम्मान आ जाएगा। क्या जरूरी है कि गाय खाकर ही जीवित रह सकते? ये तो अंदर का एक गुस्सा है और दूसरे जगह से उधार ली हुई चीज कि हम गाय खाना हमारे लिए जरूरी है। भाई, दूसरे लोग सम्मान कर रहे हैं, माता मान रहे हैं हिंदू उसको, तो फिर आपको थोड़ा सम्मान तो करना चाहिए। हिंदुस्तान में आए हो और वहां अगर पूरे अरब की बात की जाए तो वहां 80% प्लस मुस्लिम है। अब वहां अगर गैर मुस्लिमों के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया शुरुआती दौर से, आप यहां एक बहुसंख्यक समुदाय के साथ रह रहे हो, हिंदुओं के साथ रह रहे हो, फिर भी आपकी जुबान में काफिर है ही। किस आधार पर काफिर कहोगे? आप मूर्ति भंजक कहोगे ही, मूर्ति पूजक कहोगे ही, मूर्ति पूजकों को आलोचना करोगे। अजान में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो अरब के लिए सही हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सही नहीं हो सकता। आप अरबी में बात करते हो, अरबी में वो चीजें बताते हो, लोग समझ नहीं पाते, तो आप अपना इजाद करो, अपने तरीके से हिंदुस्तान के लायक कुछ व्यवस्थाएं बनाओ, तभी आप भी सुरक्षित हो, दूसरे के लिए भी शांति व्यवस्था रहेगी। लेकिन इन लोगों ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बात को लेकर कि हम जहां रह रहे हैं वहां के अनुसार काम करें। इनको मजहब या धर्म क्या होता है? धर्म, मजहब एक उपासना का तरीका है, तो उपासना में अंतर हो सकता है। हिंदू मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, मुसलमान है जो नमाज अदा कर सकते हैं अपने तरीके से, क्रिश्चियन है जो जाकर चर्च में अपने तरीके से कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना सभा में कर सकते हैं, कन्फेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो चीजें होती है वो पूरी संस्कृति परंपराएं होती है। आप उपासना के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उपासना स्थल से बाहर आओ तो आपको उस मिट्टी से जुड़ा हुआ दिखना चाहिए। आपको यह नहीं दिखना चाहिए कि अरब में चल रहा है टखने के ऊपर का ड्रेस, क्योंकि वो रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां पर सर ढकने के लिए क्या जरूरी है, दाढ़ी रखने के लिए क्या जरूरी है, उस समय की क्या परंपराएं थी। तो ये सारी चीजें
उन लोगों के लिए है जिसने अपने आप को पूरी तरह से धर्म को समर्पित कर दिया। जैसे हिंदुओं में साधु संतों के लिए वो जिस तरह का ड्रेस पहने, दाढ़ी रखें, जटा रखें, अब ऑफिस में जाते हुए उसी ड्रेस में जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो वो आप एक दिखोगे अलग थलग, और ये अलग थलग दिखने की जो प्रवृत्ति है पूरी परंपराओं में, संस्कारों में, ये कि अरब से उधार लेकर आए हैं और वही चीजें करेंगे, तो अरब की चीजें यहां नहीं चलेगी। आपको अलग अलग समय पर अपने खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, अपने सोचने का तरीका, सब कुछ हिंदुस्तानी रखना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है ये हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करो। हिंदू मुसलमान की तो बात की बात है, हिंदुस्तानी जो बन गया वो अपनी उपासना के पद्धतियों के बावजूद हिंदुस्तानी बना रहेगा। राष्ट्रभक्ति आएगी, राष्ट्र प्रेम आएगा। तो आप क्या कहोगे, धर्म नहीं कर रहा है, मेरा मजहब नहीं कर रहा है, हम वंदे मातरम नहीं कर सकते। ये सब संघर्ष का तरीका है, चाहे गौ माता को लेकर हो, वंदे मातरम को लेकर हो, भारत को लेकर हो, देश को लेकर हो। ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता कह सकते हैं, उनके अपनी स्थिति है, वो वैसी कह दे, उसको चुनाव लड़ना है, जीतना है। लेकिन सामान्य लोगों में जब ये कूट कूट कर भर दिया गया, अब जियाउर रहमान बर्क वहां भड़काने की कोशिश कर रहा, भड़क जाते हो और चले जाते हो पत्थर लेके, तो उसके बाद क्या होगा, एक्शन। उसके बाद एक्शन होगा, तो तकलीफ होगी। और वो तकलीफ के बाद जो दूसरे जगह के मुसलमान हैं वो भी कहते हैं वायस्ड है सरकार, योगी गलत कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाओ गलत का साथ देने के लिए, तो पूरा कौम गलत है। ये अवधारणाएं हिंदुस्तान के अंदर की बात नहीं है। इनकी गलतियों के कारण ये पूरी दुनिया में इसी के कारण बदनाम है कि सीरिया में जहां सिर्फ मुसलमान है वहां भी मर रहे हो, लड़ रहे हो। अफगानिस्तान में वहां भी तालिबान, मतलब कट्टर हो तो और कट्टरता चाहिए। अफगानिस्तान में वही से चल रहा है, इराक में वैसे चल रहा है, ईरान में वैसे चल रहा है, पाकिस्तान में वैसे ही चल रहा था, एक बांग्लादेश थोड़ा लिबरल था वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। और जहां भाग के जाते हो, फ्रांस में जाते हो वहां बम विस्फोट शुरू हो जाता है, अमेरिका में जाते हो हमला शुरू हो जाता है, शरणार्थी कैंप से क्या चलता है। अभी ब्रिटेन में एक ग्रूमिंग गैंग आ गया है, किसी तरीके से लड़कियों को फांसो, जैसे यहां लव जिहाद की बात होती है वहां लड़कियों को फांसता है, सेक्स रैकेट चलाता है और उसके वीडियो बना के उसका धर्म परिवर्तन कर रहा है। प्रधानमंत्री वहां का है जो बोल रहा है, देखो कैसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो कहीं तो सुरक्षित रहने के लिए अपनी छवि सुधारने की बात तो करो। तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में बदनामी है। अभी जो संभल का मुद्दा इतना पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, उसके पीछे गलती किसकी है? इन लोगों की। एसआई सर्वे हो जाता, उसके बाद कोर्ट से आते, कोर्ट में मामला चल रहा था, स्टे होता, समस्या चलती, आगे इसी तरह से चलता रहता, प्रक्रियाएं चलती। लेकिन कानून को हाथ में लेकर पत्थर लेकर चले जाते हो, जैसे पत्थर मारने की परंपरा ही चल गई है, क्योंकि हम शैतान को पत्थर मारते हैं जाकर वहां, तो यहां पर इंसानों को भी शैतान मारकर पत्थर फेंके। ये पत्थर के मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि अब हम मध्यकालीन युग में नहीं रह रहे जहां तलवार, पत्थर, गड़ासा, भाला लेकर चलते थे। अब हम आधुनिक युग में आ रहे हैं जहां एक व्यवस्था है, जहां कानून है, जहां कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन सब है। आप अगर नैतिकता के साथ लड़ोगे तो कितना भी कोई आपके खिलाफ, आपसे वायस्ड भी होगा, तो भी आपके नैतिकता का वो जवाब सामने में नहीं दे सकता आंख में आंख। लेकिन खुद ही अनैतिक हो, खुद ही गलत हो, और फिर लड़ने के लिए जाते हो उस व्यक्ति से जो सही तरीके से राज्य को चलाना चाहता है। माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, तुम परेशान हो रहे हो। अतीक अहमद ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कोई आदर्श पुरुष हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मुख्तार अंसारी कोई आदर्श पुरुष हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके समर्थन में भी आओगे। तो बदनामी ऐसी हो गई है कि इन लोगों के अपनी बदनामी से ही बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब योगी उसमें और थोड़े एक्शन के साथ आ गए, जिसके कारण समस्याएं इस कदर बढ़ती जा रही है कि एक अभी संभल है, हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में कई और संभल आए और हर जगह ये इसी तरीके की परेशानियों का सामना करते हुए दिखाई पड़ेंगे।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संभल में चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम नेता परेशान है। खासतौर से संभल के सपा सांसद के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो खुद लंबे समय से गैरकानूनी तरीके से अपने ही घर का निर्माण करवा रहे थे। अब उनकी भी अकल ठिकाने आ चुकी है। अब संभल में जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और भी कई गैरकानूनी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा और भी यहाँ पर तेज होगा बुलडोजर एक्शन। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।